हेलो 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 सारे प्यारे बच्चों, मैं सचिन यादव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र गुरुकुल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रसायन विज्ञान का एक न्यू चैप्टर धातु एवं अधातु। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि धातु एवं अधातु होता क्या है, इनके रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इनकी तमाम क्रियाएं कि ये किस तत्व से क्रिया करके क्या होता है इसमें। और साथ साथ में देखेंगे कि कैसे धातु जमीन के अंदर से निकाली जाती है, कैसे उनका भर्जन निष्कर्षण ये सब वगैरह होता है और कैसे वे धातुओं में शुद्ध रूप में लाई जाती हैं और उनका प्रयोग कैसा होता है। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं धातु से। धातु होता क्या है आइए देखते हैं। तो धातु वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जिनमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है आसानी से। धातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अभी आप लकड़ी ले लेंगे तो लकड़ी में धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। उसी की जगह पे अभी आप कॉपर का तार लेंगे, लोहे का तार लेंगे, इनमें जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे दूसरी तरफ करंट निकल के चला जाएगा, मतलब वो धातु है हमारा। और लकड़ी क्या हो जाएगा हमारा? ये अधातु हो जाएगा। उसके साथ साथ में देखेंगे धातुएं चमकदार और कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकदार और कठोर होती हैं, अपवाद छोड़कर। अपवाद में धातुएं, तीन धातुएं ऐसी होती हैं जो कठोर नहीं होती हैं, मुलायम होती हैं, उनको चाकू से काटने पर भी हम काट सकते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? चमकदार एवं कठोर भी होती हैं। अब आते हैं हम धातुओं के एग्जाम्पल पर। तो देख लेंगे जैसे एल्यूमिनियम Al होता है इसका प्रतीक, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है? हमारी धातुएं हैं। एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी और भी कई चीज़ें हैं जैसे कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारी हमारी धातुएं हैं। तो आइए अब हम देखते हैं धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्म। इन दोनों के भौतिक गुणधर्म देखेंगे अब हम। तो अगर मैं बात करूं भौतिक गुणधर्म के धातु और अधातु को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरफ लिख लेंगे धातु, एक तरफ लिख लेंगे अधातु। मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बोर्ड छोटा है। तो धातु में क्या होता है? धातु में दोस्तों होती है धात्विक चमक, जो मैंने अभी पीछे भी बताया। धातुएं जो होती हैं इनकी सतह चमकदार होती है, लेकिन अधातु में क्या होता है? इनकी सतह चमकदार नहीं होती। धातु में देखेंगे अभी लोहा देख लेंगे, चांदी देख लेंगे, सोना देख लेंगे, एल्यूमिनियम, इन सबको देखेंगे तो ये चमकदार होते हैं। न्यू होगा सोना तो वो चमकेगा, लेकिन अधातु क्या होगा? लकड़ी देखोगे चमकता है दूर से? नहीं चमकता। ये चाक दूर से चमकता है? नहीं चमकता। ये अभी कापी आप देख लोगे, ये चमकती है दूर से? नहीं चमकती। तो अधातुओं में चमकने का गुण नहीं होता। लेकिन अपवाद में देख लोगे आयोडीन जो होता है वो अधातु होते हुए भी चमकता है। मतलब कमाल की बात है यार, आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकता है। उसके बाद में अगला देखेंगे, धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं, मतलब इन पर वार करेंगे तो टन टन की आवाज आएगी। धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं, जैसे लोहा देख लें, सोना देख लें, ये सब कठोर होती हैं। लेकिन अपवाद में जो है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, मैंने अभी पीछे भी बताया, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीन धातुएं ऐसी होती हैं जो कि धातु है तो ये नरम होती हैं। मतलब इनको चाकू से काटा जा सकता है। आप इनको चाकू से काटना चाहें तो आप इनको चाकू से भी काट सकते हैं। और अधातुएं जो होती हैं वो धातु की अपेक्षा कम कठोर होती हैं। लेकिन अपवाद इसमें भी है, हीरा जो होता है दोस्तों वो अधातु होते हुए भी, हीरा जो होता है ये कार्बन का अपूर्ण रूप है, ये अधातु होते हुए भी बहुत ज्यादा कठोर होता है। मतलब हीरा जो होता है ये धातुओं से भी ज्यादा कठोर होता है। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी चीज देखने को मिली। जो अधातु में हीरा होता है ये प्राकृतिक का मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। उसके बाद में अगला देखेंगे, कमरे के ताप पर ठोस, मतलब कमरे के ताप पर धातुएं ठोस होती हैं। कमरे के ताप पर धातुएं ठोस होती हैं। अभी आप कमरे में लोहा रख देंगे या कोई बर्तन वगैरह रख देंगे धातु का तो वो कठोर रूप में रहेगी। लेकिन अपवाद में मरकरी मतलब ये जो पारा होता है, ये जो डॉक्टर हमारा मतलब बुखार उखार चेक करने के लिए लगाते हैं उसमें पारा भरा होता है थर्मामीटर में, ये जो होता है हमारा ये कमरे के ताप पर लिक्विड में होता है, मतलब ये कमरे के ताप पर द्रव में होता है। अभी आप देखेंगे कि मतलब पारा होता है थर्मामीटर में भरा होता है, जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा पारा ऊपर चढ़ता जाएगा, मतलब ये कमरे के ताप पर
लिक्विड में होता है। लेकिन ये जो अधातुएं होती हैं ये कमरे के ताप पर गैस या ठोस किसी भी रूप में हो सकती हैं, जो रूप रहेगा इनका वही रहेगा। उसके बाद में आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता धातुओं में देखी जाती है, मतलब धातुओं को अगर आप पीटेंगे तो फैलती हुई चली जाएंगी, धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है। यहाँ पे आप देखेंगे 28 मीटर स्क्वायर या फिर 28 वर्ग मीटर, कुछ भी कह सकते हैं आपको इसको। 28 वर्ग मीटर की एक सतह को, मतलब एक दीवार है 28 वर्ग मीटर की, उसको आप 3 ओनियंस स्वर्ण से, मतलब 3 ओनियंस सोने की चादर से, पतली पतली चादर पीट के मतलब उसको ढक सकते हैं पूरी तरह से। इतना सा सोना निकलेगा, इतने से सोने में 28 वर्ग मीटर की सतह ढक सकते हैं आप दीवार को। उसके बाद में अधातुओं को देखते हैं, ये भंगुर होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। अभी आप इनको अधातु ले ले कोई, इनको पीटेंगे तो ये टूट जाएंगी टुकड़ों टुकड़ों में। जैसे पत्थर हो गया, आप इसको अभी पीटोगे ये फैलेगा तो है नहीं, ये टूट जाएगा। अभी ये चाक ले लो, इसको आप अभी किसी चीज से पीटोगे तो ये भी टूट जाएगा। अभी आप लकड़ी का कोई सामान ले लो, उसको भी अगर आप पीटोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। अब देखते हैं अगला 5 नंबर हमारा। अब आता है तन्यता का गुण। तन्यता का गुण क्या होता है? तो धातुओं में जो होता है उनको अगर पीट 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 के बहुत लंबा तार बनाया जाए तो बहुत लंबा तार, मतलब वो फैलते हुए चले जाएंगे। तो सोने को, मतलब 1 ग्राम सोना ले लें, थोड़ा सा होता है 1 ग्राम थोड़ा सा इतू सा होता होगा, तो 1 ग्राम सोना ले लें अगर, तो उसको पीट पीट कर अगर तार बनाना चाहें तो 2 मीटर लंबा तार बनता चला जाएगा। सोचा आपने कितना बड़ा लंबा तार बनता चल जाएगा। अगर 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाए तो बड़ी ही आसानी से वो बन जाएगा। जैसे कि आप स्वर्ण मंदिर में देख लीजिए, स्वर्ण मंदिर तो सबको पता है अमृतसर में है, तो इस पे क्या है? सोने की चादर, मतलब सोने की परत चढ़ी है ऊपर गुम्बद पर, सोने की परत चढ़ी है। तो वो कैसे चढ़ाई गई है? इसके पीट पीट कर उसको चादर जैसा दीवार पे बनाया गया है। उसके बाद में तन्यता गुण अधातुओं में नहीं होता, तन्यता का गुण अधातुओं में नहीं होता है। उसके बाद में अगला आता है ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छी चालक होती हैं, मतलब धातुएं जो हैं वो ऊष्मा और विद्युत की बहुत ही अच्छी चालक होती हैं। लेकिन अब इसमें भी आता है कि कौन सी धातु ऐसी है जो सबसे अच्छी चालक है धातुओं की, तो वो हो जाएगा चांदी और कॉपर। Ag और Cu, मतलब चांदी और कॉपर, ये दोनों जो हैं ये ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक हैं। लेकिन अब देखते होंगे आप लोग घरों में जो तार वगैरह होती हैं इसमें कॉपर का उपयोग होता है, लेकिन सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। तो चांदी का उपयोग क्यों नहीं होता? क्योंकि चांदी हमको बहुत महंगा मिलता है, तो उतना बजट के हिसाब से हमारा कॉपर अच्छा पड़ जाता है। उसके बाद में लेकिन अब इसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी धातु है जो कि मतलब ऊष्मा और विद्युत इन दोनों का प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो वो है हमारा लेड और मरकरी। लेड और मरकरी, मरकरी मतलब पारा, जो डॉक्टर हमको थर्मामीटर में लगाते हैं, ये दोनों क्या होती हैं? ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं, इन पे ऊष्मा और विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में अधातुओं में देखेंगे, ये अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। आप देखेंगे कि जैसे घर में चूल्हा होगा, वहां पे लकड़ी जल रही होगी, दूसरी तरफ जल रही है, आप इधर पकड़ेंगे तो गर्म नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे देखेंगे कि मतलब कोई आग जल रही है, उसमें कुछ डाल देते हैं, मतलब लोहा वगैरह कुछ डाल देते हैं, लोहे की छड़ डाल देते हैं इतनी बड़ी आप, तो उसको मतलब दूसरी तरफ जल के अगर लाल हो गया, आप दूसरी तरफ पकड़ोगे तो वहां भी आपका वो गरम गरम बहुत तेज गरम होगा और आपका हाथ भी जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है। अपवाद में क्या है कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट हमको देखने को कहाँ मिलेगा? ये हमको जो पेंसिल होती है हमारी बच्चों वाली लिखने वाली पेंसिल होती है, उसमें बीच में जो लगा होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। लेकिन आप घर पे ट्राई मत करना कि घर पे ट्राई करने लगे कि दूसरी तरफ पकड़ के उधर से लाइट प्रवाहित कर दें। ऐसा मत करना कि आप धारा प्रवाहित कर दें और दूसरी तरफ पकड़ लें। तो अगले पे आते हैं, जो धातुएं किसी ठोस की सतह से टकराकर आवाज करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। जो धातुएं किसी ठोस की सतह से टकराकर आवाज करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। आप देख लें, अगर
घर में कोई बर्तन वगैरह होगा वो आपस में टकराएगा तो बहुत तेज आवाज करेगा, टन टन की बहुत तेज आवाज करेगा। लेकिन अधातुओं में क्या होता है, अधातुओं में ऐसा नहीं होता है, बहुत तेज ध्वनिक नहीं होता उसमें। अभी ये चाक है, हमने दो चाक ले लिया, आपस में लड़ाते हैं, आवाज नहीं करता है, हल्की हल्की आवाज तो आएगी लेकिन उतनी तेज आवाज नहीं आती है। तो आते हैं हम अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या होता है। अब हमारा 8 नंबर पॉइंट आता है कि मतलब धातुओं का जो है वो द्रव्यमान और घनत्व ये बहुत अधिक होता है। तो ये धातुओं का जो है द्रव्यमान और घनत्व ये बहुत उच्च होता है। तो अब धातुओं में भी आ गया कि मतलब किस धातु का घनत्व और द्रव्यमान उच्च होता है, तो वो होता है ओस्मियम का। ओस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि लिथियम का सबसे कम घनत्व होता है। लेकिन यहाँ पे अब इनका द्रव्यमान और घनत्व देख लें तो इनका द्रव्यमान और घनत्व कम होता है। और उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। मतलब इनका गलनांक, धातुओं का जो है गलनांक और क्वथनांक इनका उच्च होता है। इनको गलाने पर ये काफ़ी टाइम लगाते हैं। जैसे कि सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन का होता है जो हमारे फ्यूज तार में इसीलिए इसका उपयोग होता है, ये जल्दी से गलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर अधातुओं में देख लें तो इनका गलनांक और क्वथनांक ये दोनों कम होता है। तो ये तो हो गया हमारा भौतिक गुण। अब हम देख लेते हैं रासायनिक गुण। तो पीछे तो हमने पढ़ा धातुओं तथा अधातुओं के भौतिक गुण। अब हम आते हैं धातुओं के रासायनिक गुण पे। तो रासायनिक गुण में पहला पॉइंट है धातुएं विद्युत धनी होती हैं। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत धनी होती हैं। अब विद्युत धनी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो धनी है वो क्या करेंगे, दान करेंगे। मतलब धातुएं क्या करती हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। धातुएं क्या करती हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, जिनके कारण ये धनायन बनाती हैं। मतलब ये पॉजिटिव हो जाती हैं अपना, मतलब ये धनी होती हैं, धातुएं धनी होती हैं। और धनी लोग क्या करते हैं, दान करते हैं। तो धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं और ये पॉजिटिव हो जाती हैं। जैसे कि अभी हम सोडियम ले लें, Na ले लें, इस पर कितना होता है, 1 होता है। अब ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दान कर देगा। सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा सोडियम। तो ये हो गया सोडियम दान करता है 1 इलेक्ट्रॉन और ये धनायन बनाता है। सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाता है। उसके बाद में अगर हम अपना अगला एक और एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैग्नीशियम का देख लेते हैं। अगर मैग्नीशियम का देखेंगे Mg, इसका प्रतीक क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम का। ये क्या करता है, Mg, इस पे कितने धनायन होते हैं, 2 होते हैं। और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। अब इसको चाहे 2 प्लस लिख दो, चाहे तो प्लस के बाद 2 लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे 2 प्लस लगा दो। अब ये क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये भी धनायन बनाता है। ये तो हो गया हमारा विद्युत धनी वाला पॉइंट। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अब अगला पॉइंट है हमारा धातुओं की ऑक्सीजन से अपक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से अपक्रिया। धातुएं जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करती हैं तो क्या होता है, तो आइए देखते हैं। जब धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम धातु और ऑक्सीजन इन दोनों की अपक्रिया कराएं, जैसे अपक्रिया नहीं, जैसे कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित होती है, बाहर कोई धातु वगैरह रख देंगे तो वो अपना ऑक्साइड बना लेगी उसको संपर्क में आके। तो यहीं पे ये हमें दर्शाया गया है, जैसे धातु और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लें, सोडियम ले लें, Na। अब इसका हम अगर ऑक्सीजन से अपक्रिया कराएंगे, ये ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगी तो ये अपना क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। मतलब धातु Na2O, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, इसकी 2 होती है। अब यहाँ पे हम Na2 कैसे लिखा, ये हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। जैसे कि अगर सोडियम की कितनी होती है,
Na होती है ऑक्सीजन के O, ये प्रतीक है। इसकी संयोजकता 1 प्लस चार्ज, इस पे 2 माइनस चार्ज। अब इसकी संयोजकता यहाँ पे इसके नीचे चली आएगी, इसकी वाली इसके नीचे चली आएगी। ये जो दो है हमारा, ये जो 2 माइनस है ये उठ के इसके नीचे आता है और ये वाला इसके नीचे जाता है, तो ये हो जाएगा Na2 और यहाँ पे एक लिखा नहीं जाता, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा नहीं है कुछ। अब इसको हम चाहें यहाँ पे इसको क्या करना चाहेंगे, इसको हम चाहेंगे कि ये हमारा संतुलित हो जाए। ये अभी हमारा संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे सोडियम 2 बार है, यहाँ पे सिर्फ 1 बार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब सोडियम कितनी बार हो गया, 2 दूना 4 बार सोडियम हो गया, तो यहाँ भी हम 4 लगा देंगे। अब उसके बाद में अगर हम अपना अगला एग्जाम्पल देखना चाहें तो अगला देख सकते हैं पोटेशियम के साथ। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, K होता है प्लस O2। अब इनकी जब होगी अब क्रिया तो ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे K और O एक साथ लिखेंगे, K और O एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं K पे 1 प्लस चार्ज होता है, O पे कितना होता है 2 माइनस चार्ज होता है। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा। ये 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 1 बेसिकली लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे K2O, ये पोटेशियम का ऑक्साइड है। ये क्या है, पोटेशियम का ऑक्साइड है K2O। अब उसके बाद में अगला देखना चाहें तो कैल्शियम का देख सकते हैं। तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca होता है। जब ये अपक्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, यहाँ इसको पहले हम एक साथ लिख सकते हैं, Ca और O एक साथ लिखा हमने इसको। अब यहाँ पे देख लेते हैं Ca और O, इस पे कितना होता है 2 माइनस चार्ज होता है और इस पे कितना होता है, इस पे भी 2 प्लस चार्ज होता है। अब क्या होगा यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस, तो ये दोनों आपस में यहीं पे कट जाएंगे। क्या होगा, यहीं पे दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा CaO। यहाँ पे प्लस माइनस कट गया तो CaO लिख दिया। अब यहीं पे अगर हम मैग्नीशियम का देखना चाहें, मैग्नीशियम का देख लेते हैं Mg प्लस O2। अब इनका करेंगे, इनकी अब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा Mg और O, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो 2 प्लस माइनस कट जाएगा। इसी तरह से हम बहुत सी अपक्रियाएं मतलब बहुत से उदाहरण और देख सकते हैं। तो आइए हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब तो जिस प्रकार से हमने अभी Al2O3 की अपक्रिया देखी अम्ल और क्षार के साथ, ये क्या करता है, अम्ल के साथ आता है तो क्षार बन जाता है, क्षार के साथ आता है तो अम्ल बन जाता है। उसी प्रकार अब ZNO को भी ले लेते हैं, उसको क्यों पीछे छोड़ें। तो ये बेसिकली हमारा उदासीनीकरण की तरह अपना बर्ताव करता है। उदासीनीकरण मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, आधे से ज़्यादा बच्चों को याद भी होगा वो अच्छे से। तो ये अपना उदासीनीकरण की तरह बर्ताव करता है। तो हम ZNO को ले लेते हैं, ZNO ये क्या है, हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब इसके साथ में कोई अम्ल ले लेते हैं, जैसे HCl हो गया। जब ये अम्ल है मतलब ये क्या है, अम्ल है, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, HCl हमारा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ZNO अपने आप क्या बन जाएगा, ये क्षार बन जाएगा, अपने आप क्षार के रूप में, अपने आप क्षार बन जाएगा, ये क्षार के रूप में बर्ताव करने लगेगा। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा क्या, तो यहाँ पे इसकी अपक्रिया होगी तो इसका प्लस वाला पार्ट ये है Zn है और इसका पीछे वाला पार्ट ये Cl है। इसका प्लस वाला, इसका माइनस वाला, इसका प्लस वाला, इसका माइनस वाला, ये दोनों अलग अलग हैं। तो Zn आ जाएगा क्लोरीन के साथ, ये हो जाएगा Zn और Cl। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है तो 2 यहाँ पे लग जाएगा। इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है तो 1 लगेगा नहीं, प्लस प्लस क्या बचेगा हमारा, प्लस हमारा बचेगा H और O। ये दोनों क्या बनाएंगे, H2O। H2O ये हो गया हमारा लवण बन जाएगा, ये हमारा लवण बन गया।
और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया जल। एक बार हमने इसकी अपक्रिया अम्ल के साथ कराई, अब देख लेते हैं क्षार के साथ भी करवा के क्या होता है। तो ले लेते हैं हम ZnO, क्या ले लेंगे, ZnO जिंक का ऑक्साइड प्लस क्षार के रूप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये हमारा क्या है, क्षार है, ये क्या है हमारा क्षार है। अब ये क्षार है तो ये अपने आप अम्ल बन जाएगा, ये अपने आप अम्ल के रूप में व्यवहार करने लगेगा, अम्ल के रूप में बन जाएगा। तो अब इनकी अपक्रिया कराएंगे तो फिर वही बनेगा लवण और जल। तो लवण में इस बार क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2O प्लस जल। ये हमारा क्या है, ये है हमारा सोडियम जिंकेट। क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट है ये हमारा। और इसका तो पता है ये जल है हमारा। तो ये हो गया हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड की अपक्रिया अम्ल और क्षार के साथ। आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हैं, इसकी अपक्रिया अम्ल के साथ कराई गई तो क्षार बन गया, क्षार के साथ कराया तो अम्ल बन गया, मतलब इसका दोहरा चरित्र होता है। तो आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि अधिकांश जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलते नहीं हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो घुल जाते हैं और घुलकर क्या बनाते हैं, वो बना देते हैं क्षार। क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। अब क्षार और क्षारक क्या होता है, आप बोलोगे क्षारक क्यों नहीं बनाते हैं, तो क्षारक वो होते हैं जो जल में घुलते नहीं हैं, लेकिन क्षार वो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। या यूँ कह सकते हैं जो क्षारक जल में घुल सकते हैं वही क्षार होते हैं, जो क्षारक जल में घुल सकते हैं वही क्षार होते हैं। मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये सब बताया था। तो आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड, ये दोनों क्या करते हैं, जल में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। तो सोडियम का ऑक्साइड ले लेते हैं। सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, Na2O ये होगा। अब ये जल में घुल जाएंगे, इनकी जल के साथ अब क्रिया होगी तो क्या होगा, H2O। इसके साथ अब क्रिया होगी तो ये क्या बनाएंगे, जाके ये बनाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं Na2H2O को हमने क्या बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं HOH। अब ये Na ये OH के साथ चला जाएगा, Na चला जाएगा OH के साथ, तो ये क्या बनाएगा, NaOH। क्या बनाया, NaOH। ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा, क्षार है एक प्रकार का। क्या है, क्षार है। अब समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे 2 Na है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 लगा लेते हैं। 2 बार O हो गया, 2 बार O हो गया, H भी 2 बार है, हाँ हो गया 2 बार। ये हो गया हमारा सोडियम ऑक्साइड के साथ। अब पोटेशियम के ऑक्साइड के साथ भी देख लेते हैं। पोटेशियम का ऑक्साइड क्या होता है, K और O। पोटेशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। इनका ऑक्साइड बनाएंगे तो इसका 2 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, प्लस H2O ये हो गया। अब ये बनाएगा, ये क्या बनाएगा, इसके साथ अब क्रिया होगी तो ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया वैसे ही ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी क्या बताया, जल को HOH भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे KOH ये दोनों एक साथ चले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे बन गया ये हमारा क्षार बन गया। अब कैल्शियम का ऑक्साइड भी इसी तरह देख सकते हैं, CaO। कैल्शियम का क्या होता है, CaO प्लस H2O। अब ये हमारा बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, Ca और OH। ये हमारा इस पर 1 माइनस होता है, इस पर 2 प्लस होता है, तो इसका यहाँ पे आ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये बन गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड जब जल में घुलते हैं तो क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट।
तो अब देखेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया में, तो धातुओं की मतलब ऑक्सीजन भिन्न भिन्न धातुओं से अलग अलग प्रकार अभिक्रिया करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लें तो आप कहीं पे जाते हैं, आपसे कोई बुजुर्ग है तो उसके पैर छूते हैं, लेकिन आपका कोई मतलब दोस्त वगैरह है उससे क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। या कोई छोटा बच्चा होता है वो आपसे क्या करता है, आपसे छोटा है तो आपसे क्या करता है, नमस्ते करता है, और आप अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं। उसी तरह ये भी है, ये भी अलग अलग धातुओं से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करता है। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम Na और पोटेशियम के इन दोनों धातुओं को केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। क्यों डुबो के रखा जाता है, तो केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, आप लोगों ने घर में देखा होगा मिट्टी का तेल, तो इनको क्या किया जाता है, केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। क्योंकि ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तुरंत इनमें आग पकड़ लेती है। इन दोनों धातुओं में सोडियम को आप अगर ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, खुले में रख देंगे, तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा और भक्क दे जल जाएगा, जलने लगेगा ये तुरंत। और उसी तरह सामान्य ताप पर Mg मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इन चारों को मतलब सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ऐसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे कि आप एल्यूमिनियम वगैरह को खुले में रख देंगे तो उस पर धीरे 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 अपने आप परत चढ़ जाएगी। वो परत क्या करेगी, वो परत धातुओं की ऑक्साइड से मतलब दोबारा ऑक्सीकरण न हो, इससे उनकी सुरक्षा करती है। क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये तो इसके लिए ही फायदेमंद हो गया। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम वगैरह देखते हैं तो जल्दी से खराब नहीं होता। क्यों खराब नहीं होता, क्योंकि उस पर परत चढ़ चुकी होती है ऑक्साइड की और वो उसकी रक्षा करती है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट। जो लोहा होता है हमारा, लोहा ये जलता तो नहीं है। आपने देखा होगा लोहार वगैरह जब पीटने के लिए कोई चीज, जैसे कुल्हाड़ी पीटने के लिए दे देते हैं, उनको आग में डालते हैं तो गर्म हो जाता है, लेकिन जलता नहीं है वो। तो यहाँ पे लोहा जो है वो जलता नहीं है, लेकिन लोहे का चूर्ण जो होता है, बुरादा, जैसे कि आपने लकड़ी के फैक्ट्रियों में देखा होगा बहुत सारा बुरादा हो जाता है। तो ऐसे लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उनका अगर बुरादा बना लें और उनको जलती हुई आग में डालते हैं तो भक की आवाज़ के साथ जलने लगता है। जैसे कि आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, तांत्रिकों ने क्या करते हैं, तांत्रिक वगैरह क्या करते हैं, ऐसे पर उठाते हैं कुछ, ओम दोम स्वाहा करके डालते हैं और बहुत तेज आवाज़ करके बहुत तेज आग निकलती है, आग की लपटें निकलती हैं। वही है ये हमारा। तो गर्म करने पर कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण को डालते हैं तो वह तेजी से जलने लगता है। क्या करने लगता है, तेजी से जलने लगता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। आप लोगों ने घर में देखा होगा तार वगैरह जो कॉपर के होते हैं, जब वो जल जाते हैं तो एकदम काले काले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर वो कॉपर के ऑक्साइड बना लेते हैं और जिसकी वजह से वो काले हो जाते हैं। तो कॉपर अगर कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, Cu होगा प्लस O2 होगा, Cu प्लस O2 होगा। ये होगा हमारा सॉलिड में, ये होगा गैस में। तो इन दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होगा सॉलिड में और ये होगा गैस में। और इन दोनों का जब मतलब अभिक्रिया हो गई, जब ये जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CuO बनाएगा, क्योंकि इस पे होता है 2 प्लस चार्ज, इस पे होता है 2 माइनस चार्ज। तो माइनस 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 और प्लस दोनों कट ही जाएगा, कहीं पे चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये बनाएगा CuO बनाएगा। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम अगले पेज पर, अपने देखते हैं अगले पेज पर क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा सोना और चांदी, ये जो दो धातुएं होती हैं, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती। ये ऑक्सीजन के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती, चाहे हम कितना भी ताप बढ़ा लें। जैसे कि हम सोना लेंगे, उसको कितना भी पिघला लें, जला लें, कुछ भी कर लें, वो पिघल जाएगा, अपने आकार से एकदम पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जब वो ठंडा होगा तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सोना, सिल्वर और गोल्ड
अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये ऑक्सीजन के साथ कभी भी अभिक्रिया कर ही नहीं सकती हैं। इसीलिए हम इनका उपयोग क्या बनाने में लेते हैं? आभूषण बनाने में लेते हैं। स्त्रियों के आभूषण आप देखे होंगे, गले का पहनती हैं, कान का और नाक का, ये सब हम आभूषण बनाते हैं सोने और चांदी से। तो आइए अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट क्या होने वाला है। तो अब हम देखेंगे कि धातुएं जो हैं जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों, जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें से। जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम दिखाएं, यहाँ हमने कोई धातु ले लिया और जल ले लिया, इन दोनों की अपक्रिया करवाई तो यहाँ पे धातु ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। और एक पॉइंट इसमें यह भी है कि जो धातु जल में घुलनशील हैं, जो धातुएं जल में घुलनशील हैं, वह जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड, ये है जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, वो जल में घुलकर वो दोबारा जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती। सभी धातुएं क्या होती हैं? जल के साथ अपक्रिया नहीं करती। केवल कुछ धातुएं ही हैं जो जल के साथ अपक्रिया करती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। सोडियम Na, ये क्या करता है? जल के साथ जब इसकी अपक्रिया होती है H2O, मैंने पीछे भी आपको रिएक्शन मार्क में दिखाया था, ये क्या बनाता है? क्या बनाता है ये? Na2O। Na2O, पहले तो ये Na2O बनाएगा, Na2O बनाएगा। उसके बाद में क्या करेगा ये? उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी प्लस H2 गैस निकलेगी, ये गैस निकलेगी। लेकिन दोस्तों ये अभिक्रिया यहीं पे नहीं रुकती, क्योंकि ये जल के साथ घुलनशील है। सोडियम का ऑक्साइड ये जल में घुलनशील है। ये अभिक्रिया नहीं रुकती क्योंकि ये जल में पहले से ही है। तो ये और ज़्यादा जल लेकर NaOH बना देता है। क्या करता है? NaOH बना देता है। उसके बाद में भी ये नहीं रुकता है, ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। सोडियम जो है ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। ये तुरंत उसके बाद में भक्क से आवाज करके जल भी जाता है। ये क्या करता है? तुरंत जल भी जाता है, ये रुकता नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में अब इसको हम Na2O को नीचे लिखते हैं, फिर से जल में, ये जल में पहले से ही है। इसकी एक बार अपक्रिया हुई Na2O, ये जल में ही है, जल में ही बना, अभी जल में ही है ये। और एक बार हाइड्रोजन गैस निकली, उसके बाद में फिर से Na2O, ये जल में ही है, फिर से एक बार जल के साथ अपक्रिया करके NaOH बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखना, ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है ये अपनी ज्वलनशीलता के कारण ये दहन कर देती है, इसका तुरंत ये जलने लगता है, पानी में ही ये जलने लगता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया सोडियम। उसके साथ में हम और एक देखना चाहें तो पोटेशियम का भी देख सकते हैं। पोटेशियम का देखेंगे तो क्या होगा? पोटेशियम प्लस H2O, ये क्या बनाएगा? K2O बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा, H2 गैस विस्थापित करेगा। अब ये जल में ही है, जल में ही बना, जल में ही है अभी, और ये ज्वलनशीलता के कारण अभी एक बार और जल में क्रिया करेगा। K2O एक बार और जल के साथ अब क्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा? KOH। लेकिन ये भी तुरंत जलने लगेगा हाइड्रोजन गैस के कारण। हाइड्रोजन गैस जैसे इसमें से निकलेगी, ये अपने ज्वलनशीलता के कारण तुरंत जलने लगेगा। उसके बाद में अब हम देखते हैं अगले पेज पर क्या होता है हमारे। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों धातुएं बहुत ही क्रियाशील होती हैं। तो ये ठंडे पानी में जब जल के साथ तेजी से अपक्रिया करती हैं और इनकी अपक्रिया इतनी तेज होती है और ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी होती है कि इनसे उत्सर्जित होने वाला हाइड्रोजन गैस
तुरंत आग पकड़ लेती है। मैंने आपको अभी पीछे बताया। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन तुरंत आग पकड़ लेता है और ये जलने लगता है। उसके बाद में अब हम देखेंगे कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ। कैल्शियम को जल में डालने पर क्या होता है। तो कैल्शियम जो है ये जल के साथ बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण जो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वो हाइड्रोजन गैस को जलने के लिए पर्याप्त नहीं होती। मतलब कि ये सोडियम और पोटेशियम इन दोनों की तरह जल नहीं जाता है तुरंत, ये बहुत ही धीरे धीरे, मतलब इनकी अभिक्रिया जल के साथ बहुत ही धीरे धीरे होती है। जिसके कारण क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें से धीरे धीरे वो क्या करती है, कैल्शियम के धातु के साथ चिपक जाती है। और चिपकने के बाद क्या होता है कि ये धातु को लेकर, मतलब धातु के गैस के गुब्बारे बनेंगे, बुलबुले, तो क्या होगा, ये ऊपर को भागना चाहेंगे। तो ये क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, धातु के साथ चिपक जाएगी, मतलब कैल्शियम के साथ चिपक जाएगी और ये कैल्शियम को लेकर ऊपर सतह पर आएगी, वहीं पर तैरना प्रारंभ कर देगी। जैसे कि हम आपको फिगर में बना के समझाना चाहें तो जैसे एक परख नली बना लेते हैं। एक बर्तन ले लिया, इसमें जल भर दिया, यहाँ तक पूरा जल भर दिया। अब इसमें हम घोल दें, अगर कैल्शियम घोल देते हैं, अगर कैल्शियम घोल देते हैं तो इसमें से जो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो इसी कैल्शियम में ऐसे चिपक जाएगी, बुलबुले के रूप में चिपक जाएगी। क्योंकि ये अभिक्रिया बहुत स्लोली होता है और ये इसको धीरे धीरे ऊपर की साइड लाती है और यहाँ पे कैल्शियम के साथ ही तैरना प्रारंभ कर देती है, धातु के टुकड़े के साथ ही यहाँ पे तैरना प्रारंभ कर देती है। अब हम अपना अगला पॉइंट पे आएंगे। अब हम धातुओं की रासायनिक अपक्रिया में देखेंगे मैग्नीशियम की जल के साथ अपक्रिया। तो जल के साथ अपक्रिया करता है मैग्नीशियम, तो क्या होता है, तो दोस्तों जो मैग्नीशियम होता है ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम का कोई टुकड़ा आप ठंडे जल में डालोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसी टुकड़े को आप गर्म जल में डाल दोगे, मैग्नीशियम के उसी टुकड़े को गर्म जल के साथ डाल दोगे तो क्या बनाएगा, वो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। तो आइए देखते हैं इसकी अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल के साथ अपक्रिया करके MgOH का होल ट्वाइस तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्योंकि H2 हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम की सतह के साथ चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। यह भी क्या करता है, तैरना प्रारंभ कर देता है। हमने आपको पीछे बताया अभी। तो यहाँ पे आइए देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण क्या बनेगा। तो Mg जो होता है, Mg ये जब H2O के साथ अपक्रिया करेगा, H2O के साथ, तो ये क्या बनाएगा, तो ये सबसे पहले बनाएगा MgO ये बनाएगा सबसे पहले MgO। उसके बाद में प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसके बाद में ये अभी जल में ही है हमारा, ये कहाँ पे है, जल में ही है। अभी ये एक बार और जल से, उसी जल से एक बार और अभिक्रिया कर लेगा। ये क्या करेगा, MgO जो है इसी जल के साथ एक बार और क्रिया कर लेगा। तब क्या बनाएगा, तब ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या है हमारा, ये एक प्रकार का हमारा क्षार है। क्या ये हमारा क्षार है, तो इसको हम लिख देंगे क्षार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है, रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब चलते हैं हम अपने अगले पेज पर। तो अगला पॉइंट है हमारा कि एल्यूमिनियम, Fe आयरन और जिंक Zn, ये तीनों धातुएं जो होती हैं ये ना तो ठंडे पानी के साथ अपक्रिया करती हैं, ना ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं। तो अपक्रिया करती किससे हैं, आइए देखते हैं। ये जो होती हैं ये तीनों धातुएं ना ठंडे पानी के साथ अपक्रिया करेंगे, ना गर्म पानी के साथ अपक्रिया करेंगी। लेकिन जो भाप होती है, जैसे कि आप पानी को गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो वो भाप बन के उड़ने लगेगा, तो उसी भाप के साथ अपक्रिया करके ये अपने अपने ऑक्साइड बना
लेती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी विस्थापित करती हैं। आइए इसका पहला फार्मूला देखते हैं, मतलब पहले का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले हम करा लेंगे एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम जब करता है गर्म पानी के साथ अपक्रिया, इसके साथ भाप के साथ अपक्रिया करता है, तो भाप भी वही होगा, H2O ही होगा भाप, बस वो सिर्फ भाप बन गया होगा, मतलब गैस बन गया होगा, उड़ते हुए गैस बन गया होगा। बाकी रहेगा वही हमारा, ये होगा हमारा जब इनकी अपक्रिया होगी तो ये बनाएगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम का। ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। अभी इसको संतुलित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 बार एल्यूमिनियम है, यहाँ सिर्फ 1 बार है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। उसके बाद में O यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। यहाँ पे H कितनी बार है, 3 दूना 6 बार है, यहाँ पे सिर्फ 2 बार है, तो यहाँ भी 3 लगा देंगे। ये हो गया हमारा ये वाला समीकरण संतुलित। अब Zn के साथ भी करा लेते हैं। पहले तो हम लोहे के साथ कराएंगे आयरन के साथ, तो Fe के साथ भी अपक्रिया करवा लेते हैं। तो Fe के साथ करेगा तो क्या होगा, Fe प्लस भाप, ये फॉर्मूला वही होगा, सिर्फ ये भाप बन चुका है हमारा, बस बाकी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा हमारा, ये सिर्फ गैस के रूप में आ चुका है, बाकी हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। जब ये अपक्रिया बनाएगा तो Fe ये अपना ऑक्साइड बनाएगा, इसके पास कितना चार्ज होता है, इसके पास 3 प्लस चार्ज होता है, तो 3 यहाँ पे लग जाएगा। इसके पास कितना होता है, इसके पास 2 माइनस चार्ज होता है, मतलब इसकी संयोजकता 2 होती है। Fe2O3 कितना बनेगा, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस ये भी निकालेगा, H2 गैस ये भी निकालेगा। अब ये हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं ये भी देख लेते हैं। तो Fe यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। उसके बाद में H2 कितनी बार, H कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, ये तो ठीक है अभी। और अभी यहाँ पे इसको देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बार है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, तो यहाँ भी 3 लगा देंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दूना 6 बार हो गया, लेकिन यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे है सिर्फ 2 बार, तो यहाँ भी 3 लगा देंगे, ये भी हो गया 3 बार। लो हो गया हमारा समीकरण संतुलित। उसके बाद में अभी हमारा जिंक बचा है, तो जिंक को भी देख लेते हैं। तो Zn लिख लेंगे, यहाँ पे Zn लिख लेंगे प्लस H2O की भाप, जल की भाप है ये, इन दोनों का अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, Zn और O एक साथ आ जाएंगे। इस पर 2 प्लस चार्ज होता है, इस पर 2 माइनस चार्ज होता है, तो कुछ लगेगा नहीं, कट जाएगा समीकरण, मतलब इस पर कोई, मतलब इनकी संयोजकता 2 होती है, इसकी भी 2 हो सकती है, तो संयोजकता आपस में कट जाएगी, किसी पर लिखी नहीं जाएगी। प्लस हाइड्रोजन गैस तो हमारा विस्थापित ही होगा, H2 ले लिया यहाँ पे। अब देखेंगे समीकरण संतुलित है या नहीं। Zn 1 बार, O 1 बार, यहाँ भी 1 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है। ये तो हो गया हमारा Al, Fe और Zn की अपक्रिया। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा Pb, Cu, Ag और Au, मतलब लेड, कापर, चांदी और सोना। ये सारी धातुएं जो हैं ये जल के साथ अपक्रिया ही नहीं करती, ना तो ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया करेंगी, ना गर्म जल के साथ अपक्रिया करेंगी, ना भाप के साथ अपक्रिया करेंगी। Pb, Cu, Ag और Au ये सभी धातुएं जो हैं ये जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। ये तो पढ़ लिया हमने धातुओं की जल के साथ अपक्रिया। अब हम देखते हैं धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या होता है। तो आइए देखते हैं। अभी अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या प्राप्त करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि धातु जो है वो अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेंगे, लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेंगे। जैसे कि यहाँ हमने ले लिया धातु, ले लिया कोई धातु, और उसके साथ में क्या ले लिया, कोई तनु अम्ल ले लिया। क्या ले लिया, तनु अम्ल ले लिया, तनु अम्ल ले लिया। तो इन दोनों की अपक्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा हमको,
तब हमको प्राप्त होगा लवण और हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों हमको प्राप्त होगा। आपने पीछे भी देखा होगा, पीछे भी हाइड्रोजन हमको प्राप्त हो रहा था जब धातुओं की जल के साथ अपक्रिया हो रही थी, और यहाँ भी हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हम किसी धातु से अम्ल की अपक्रिया कराते हैं तो कोई धातु ले लेते हैं, जैसे हमने सोडियम ले लिया या मैग्नीशियम ले लिया। तो पहले ले लेते हैं मैग्नीशियम Mg प्लस धातु अम्ल में हम क्या ले लेते हैं, अम्ल में ले लेते हैं HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों की अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, ये हमारा Mg और Cl, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। MgCl, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो 1 लगेगा नहीं। तो ये बन गया हमारा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। उसके बाद में Mg को अब एक अम्ल और के साथ, एक और अम्ल के साथ अपक्रिया करवा लेते हैं। जैसे हमने HCl लिया था वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। तो यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे H2SO4, इसके साथ अपक्रिया होगी तब क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जब इसके साथ अपक्रिया होगी तो ये प्राप्त होगा हमारा MgSO4, क्योंकि Mg की भी संयोजकता 2 होती है और SO4 की संयोजकता भी 2 ही होती है, तो किसी पे लगेगा नहीं, प्लस H2 गैस निकलेगी। यहाँ पे पहला समीकरण देखेंगे बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे H 2 बार है, यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। क्लोरीन 2 बार हो गया, क्लोरीन यहाँ 2 बार पहले से है, Mg यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, SO2 Mg H2SO4 है, सॉरी H2SO4 है, SO4 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, H2 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं सोडियम, ले लेते हैं सोडियम से अपक्रिया करवा के देख लेते हैं। सोडियम प्लस HCl से सबसे पहले तो करवा लेंगे, किससे करवाएंगे, HCl से। इन दोनों की अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, Na और इसका पीछे वाला पार्ट Na और Cl, दोनों की संयोजकता 1-1 होती है, तो किसी पे लगेगा नहीं, प्लस हाइड्रोजन गैस तो अपनी निकलेगी ही, हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही। यहाँ पे H 1 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, इसको क्यों पीछे छोड़ेंगे। और यहाँ पे अब क्लोरीन कितनी बार हो गया, यहाँ पे 2 बार हो गया, 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 लगा देते हैं फिर। अब यहाँ सोडियम भी 2 बार हो गया, तो सोडियम यहाँ 1 बार है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब सोडियम की अपक्रिया हम कहाँ पे करवाएंगे, H2SO4 से करवा के देख लेते हैं। सोडियम प्लस H2SO4 रिएक्शन मार्क, इनकी अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, Na और SO4 एक साथ आ जाएंगे, NaSO4, इसकी संयोजकता 1 होती है, इसकी 2 होती है, 1 लगेगा नहीं पीछे और यहाँ पे 2 लग जाएगा, इसकी वाली इस पे लग जाएगी संयोजकता, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस अपना निकलेगा, प्लस H2 गैस निकलेगी। यहाँ पे देखेंगे समीकरण बराबर है या नहीं, तो यहाँ पे नहीं बराबर, यहाँ पे Na 2 बार है, यहाँ सिर्फ 1 बार है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब हमारा बराबर हो गया, हाइड्रोजन 2 बार SO4, ये भी हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब पोटेशियम की करवा लेते हैं HCl के साथ, K की करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, K प्लस HCl, इनकी अपक्रिया होगी तो क्या बनेगा, K और Cl एक साथ आ जाएंगे, K और Cl एक साथ आ जाएंगे, दोनों की संयोजकताएं 1-1 होती हैं तो किसी पे लगेगा नहीं, प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी अपनी। अब यहाँ पे H2 कितनी बार है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे H कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया दोनों में, Cl कितनी बार हो गया, 2 बार, यहाँ सिर्फ 1 बार है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। पोटेशियम कितनी बार हो गया, यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ 1 बार, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम देखेंगे तो क्या बनेगा, Al, एल्यूमिनियम प्लस HCl,
इसकी अब क्रिया इसके साथ होगी तो क्या होगा, अम्ल के साथ क्या बनेगा, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, दोनों एक साथ आएंगे तो पहले तो दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस Cl। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है Cl की, एक होती है, एक लिखा नहीं जाएगा, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, 3 हो जाएगा, AlCl3 प्लस अपना हाइड्रोजन गैस, ये अलग से निकलेगी, हाइड्रोजन गैस अलग से निकलेगी। यहाँ पे H कितनी बार है, यहाँ पे सिर्फ एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। उसके बाद में क्लोरीन यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, तो मतलब यहाँ भी हमको 6 करना है, 6 कर दिया हमने। अब H कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया, यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद में एल्यूमिनियम यहाँ 2 बार है, यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ये हो गया हमारा ये भी समीकरण बराबर। तो आशा करते हैं आपको ये सब बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये वाला पार्ट दोस्तों हम यहीं पे रोक देते हैं, वरना ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ना ही ठीक से रिवीजन कर पाओगे। तो अगले पार्ट के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।